अगला जो आपका डाउट का क्वेश्चन है ये आपका है 13 का 4 नंबर क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का ही है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज यहाँ पर एबीसी नहीं है, त्रिभुज यहाँ पर क्या है पी क्यू आर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है, एवं एंगल पी जो आपको दिया है वो आपका है अल्फा डिग्री, क्यू जो है आपका 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री है, और आपका आर जो है बीटा डिग्री के बराबर है। तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं प्रश्न से, यहाँ पर कुछ मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा ये आपका क्या है, यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी दिया हुआ है। तो लिखते हैं प्रश्न से। पहला कंडीशन में आपको दिया हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है, क्यू से 9 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। दिया हुआ है कि एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है, मतलब कि ये 9 डिग्री ज़्यादा है। तो ये 9 डिग्री ज़्यादा है मतलब ये 9 डिग्री क्या है, कम है। तो इसमें अगर हम 9 जोड़ देंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर का जो वैल्यू दिया है वो किसके बराबर है, बीटा डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा बराबर अल्फा, यहाँ पर एंगल क्यू जो है वो किसके बराबर है, तो क्यू आपका पता है कि आपके बराबर है 3 अल्फा माइनस 2 के, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। तो इससे होगा क्या कि ये 3 अल्फा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 अल्फा हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर -2 + 9 है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में 7। ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये पहले कंडीशन से था, ठीक है ना, कि आपका दिया हुआ था कि एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है। अब हम लिख सकते हैं ज्यामिति से। ज्यामिति से हम क्या जानते हैं कि एंगल पी एंगल क्यू और एंगल आर को अगर जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा, तीनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों का कोण का योगफल क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तुमको पता है कि पी अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पर पी के बदले क्या लिख सकते हैं अल्फा। क्यू आपका बराबर है 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री के, तो 3 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 अल्फा माइनस क्या हो गया 2 हो गया। आर जो है आपका किसके बराबर है, बीटा के, तो यहाँ पर हो गया बीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो इससे होगा यहाँ पर क्या अल्फा और 3 अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अल्फा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा बीटा, और ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 180 और 2 क्या हो जाएगा 182। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में बीटा आपका क्या है बराबर है, और दोनों का सेम साइन है। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है ना। 1 में से 2 घटाइए, 2 में से 1 घटाइए, बात आपका एक ही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो गया 7, और ये आपका हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो गया 1 8 2। घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, मतलब कि आपको पता है जब घटाने पर लिखते हैं तो साइन क्या हो जाता है नीचे का उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा से बीटा कैंसिल, माइनस में 3 अल्फा माइनस में 4 अल्फा, तो माइनस में 7 अल्फा हो गया, और माइनस में 182 प्लस में 7 है तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 175। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से इसको अगर काटिएगा तो 25 6 150, 7 बार में आपका हो जाएगा 175। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास आ गया 25 डिग्री। कितना आ गया 25 डिग्री। तो मान रखने पर लिख दीजिए। तो समीकरण कोई में मान लीजिए 1 में ही रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में ये अल्फा आपके पास आ गया 25 डिग्री, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है -3 अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या है 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 अल्फा आपका हो गया 25 डिग्री प्लस में बीटा बराबर में हो गया 7। तो लिख सकते हैं -75 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बीटा बराबर में हो जाएगा 7। तो बीटा बराबर आपके पास हो जाएगा 7 + 75, तो बीटा बराबर आपके पास हो जाएगा 82 डिग्री। तो ये आपके पास बीटा आ गया। क्या आ गया बीटा। बट आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है तीनों कोण। तो अतः तीनों कोण बराबर, पहला आपका क्या है एंगल पी है, एंगल पी आपका बराबर है अल्फा के, और अल्फा आपके पास बराबर आया है 25 डिग्री के, तो ये हो गया आपका 25 डिग्री, ठीक है ना। एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू किसके बराबर है 3 अल्फा माइनस 2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 25 माइनस में हो जाएगा तो 25 3 75 में से 2 घटेगा तो आपका हो गया 73 डिग्री। और एंगल आर जो है आपका बराबर है किसके बीटा डिग्री के, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा किसके बराबर आया है 82 डिग्री के, तो ये आपका हो गया 82 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 3 8 और 2 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3 और 7 9 और 9 1 मिनट 5 और कितना हो गया 3 8 हो गया, 8 और 2 10 के शून्य हासिल क्या हो गया 1 हो गया,
2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 10 और 8 क्या हो जाएगा 18, मतलब कि 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो कक्षाओं, कक्षा मतलब कि क्लास होता है, ठीक है। तो दो कक्षाओं ए तथा बी है, मतलब एक क्लास ए है, क्लास क्या है बी है। जैसे मान लीजिए कि 9th का सेक्शन ए है, सेक्शन क्या है बी है, अलग अलग बांटा हुआ है, ठीक ना। तो ए और बी यहाँ पर दो क्लास की बात हो, ठीक ना। हो सकता है क्लास एक 4 हो, एक क्लास क्या हो 5 हो, ठीक ना, या एक क्लास 9 हो, एक क्लास क्या हो 10 हो। तो दो कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब कुछ ए में बैठे हुए हैं, कुछ बी में बैठे हुए हैं, ठीक है। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाए, मतलब कि कक्षा ए से मान लीजिए कि ए में बैठने के लिए स्थान नहीं, तो क्या किए कि ए से कहें कि 5 विद्यार्थी उठ के चले जाओ बी में, ठीक है ना। तो 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। कि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर 20 हो गया तो इसमें भी क्या हो गया 20 हो गया, दोनों में क्या हो गया बराबर हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए, मैंने बी से 5 विद्यार्थी उठा करके भेज दिया जाए ए में, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा ए में जो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, बी में बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि दोनों कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों की मूल संख्या क्या है। मूल संख्या माने कि किसी में हेरफेर करने से पहले, माने किसी में भेजने से पहले या किसी में निकालने से पहले उसका मूल संख्या क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि कक्षा ए में, माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, बी में विद्यार्थियों की संख्या y। इसको आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। तो माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x हो गया, बी में विद्यार्थियों की संख्या हो गया y, ठीक है। इसलिए प्रश्न से पहला कंडीशन क्या है, ए और बी है दो कक्षा, तो ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। हमको पता है कि ए में कितना है x है और बी में कितना है y है। ए में x है, बी में कितना है y है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में चले जाए, ए से निकलेगा और चला जाएगा बी में। तो अगर मान लीजिए 5 इसमें से अगर निकल के इसमें जाएगा, ठीक ना, तो 5 इसमें क्या होगा माइनस होगा और 5 इसमें क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि राम के पास राम है और क्या है श्याम है, ठीक है। राम के पास पहले से मान लीजिए कि 25 रुपये और श्याम के पास मान लीजिए कि पहले से है 20 रुपये, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके पास कितना है 30 रुपया है, कितना है 30 रुपया है, ठीक है। अब बोला कि राम जो है 5 रुपया दे देगा श्याम को, तो श्याम के पास और राम के पास दोनों के पास क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि 30 में से यहाँ पर 5 क्या होगा माइनस होगा और 5 इसमें क्या होगा ऐड होगा, तब ना दोनों आपका बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि एक में से घटेगा और एक में क्या होगा जुटेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर कि कक्षा ए से क्या बोला गया है कि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी को निकाल करके बी में भेज दिया जाए। तो इसमें 5 निकलेगा तो इसमें 5 क्या होगा कमेगा और इसमें 5 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में मतलब कि कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो विद्यार्थियों की संख्या समान हो गई तो यहाँ पर क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो ये आपका हो गया समीकरण है कि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं x, ये इधर आएगा तो माइनस में y बराबर 5 पहले से इधर है, ये उधर जाएगा तो 5 और 5 क्या हो गया 10। तो ये आपका हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, यहाँ पर है x और यहाँ पर है y। आप चाहे तो a और b में ही समीकरण निकाल सकते थे, x और y मानने का जरूरत भी यहाँ पर नहीं, ठीक ना, लेकिन हम मान लिए कि x और y, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि यदि कक्षा b से 5 विद्यार्थी कक्षा a में भेजे जाए, तो b से भेजना है हमको a में, तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, मतलब कि 5 यहाँ पर कमेगा और 5 यहाँ पर क्या हो गया ऐड हो गया, ठीक है ना। तो 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या के दोगुनी हो जाती है। माने अब जो कक्षा ए में जो विद्यार्थी है वो बी में जो बचा हुआ है ना उसके क्या है ये दुगना है। तो ये दुगना है मतलब कि ये 10 है तो ये क्या है 20 है। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे, दोनों को क्या कर दिए बराबर। अब इसको अगर हम सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5, यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस में हो गया 10। तो लिख सकते हैं x इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर -10 और ये इधर जाएगा तो -5, तो ये आ जाएगा आपके पास -15। तो ये आपके पास हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x आपका क्या है बराबर है, तो लिखिएगा क्या समीकरण 1 - 2 से, क्योंकि दोनों का साइन भी क्या है सेम ही है। तो 1 - 2 से, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x - y
बराबर 10 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर हो जाएगा -15 माइनस हो जाएगा, ये आपका हो गया प्लस और ये आपका हो गया प्लस। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 2y आपका प्लस में y आपका माइनस में, तो आपके पास रिजल्ट y प्लस में आएगा और 15 में और 10 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25, तो y का वैल्यू 25 आ गया। अब लिखेंगे क्या समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक आपका क्या है x माइनस वाई बराबर है 10, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या x माइनस वाई आपका हो गया 25 बराबर हो गया 10, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 25 और 10 35। मतलब क्या कक्षा ए में यहाँ लिख देते हैं, अतः कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x माने थे और x का वैल्यू आपके पास कितना आया 35, तो 35 था और b में जो विद्यार्थियों की संख्या था वो कितना था 25 था। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्वाधर प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। मतलब यहाँ पर दिया है कि 10 ही घंटा में 30 किलोमीटर वो दूरी कैची में जाता है तो ऊर्ध्वाधर प्रवाह में, और 30 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में, और 44 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में, तो उसको कितना समय लगता है 10 घंटा लगता है। फिर अगला कंडीशन आपको दिया है कि वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। तो शांत जल में आपको नाव तथा धारा की चाल बताना है। तो धारा मतलब प्रवाह होता है आपका, क्या होता है जल का धारा या प्रवाह आपका पूछा जाए तो दोनों बात आपका एक ही होता है। और क्वेश्चन को बनाने से पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस कर दें कि ऊर्ध्वाधर प्रवाह और अनुप्रवाह क्या होता है। तो ऐसे हम बता भी दिए थे पहले क्लास में कि ऊर्ध्वाधर प्रवाह जो होता है यहाँ पर वह होता है, ठीक ना, इसका मतलब होता है धारा के विपरीत। क्या होता है धारा के विपरीत होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं अप स्ट्रीम। और अनुप्रवाह होता है, अनुप्रवाह माने होता है धारा के साथ या धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये बात होता है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर प्रवाह को धारा के विपरीत माने होता है, माने ऊर्ध्वाधर प्रवाह माने होता है धारा के विपरीत, और अनुप्रवाह माने होता है धारा के दिशा में, ठीक है ना, ये धारा के साथ। ठीक है, और आपको पता है कि धारा के विपरीत जब हम जाएंगे तो हमारा चाल क्या होगा x माइनस वाई होगा, क्योंकि धारा के विपरीत जाएंगे तो हमारा चाल क्या होगा घटेगा, और अनुप्रवाह में जाएंगे तो हमारा चाल बढ़ेगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो आते हैं, तो पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा है शांत जल में नाव तथा धारा की चाल आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और मान लेते हैं धारा की चाल, धारा की चाल या कह सकते हैं प्रवाह की चाल, ठीक है ना। तो धारा की चाल बराबर मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए प्रश्न से। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पहला स्थिति दिया हुआ आपको क्या कि 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर, तो ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आपका क्या हो गया दूरी हो गया। क्या हो गया दूरी, ये 30 किलोमीटर क्या हो गया दूरी हो गया, ठीक ना। और ऊर्ध्व प्रवाह में, तो ऊर्ध्व प्रवाह माने क्या हो गया x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तथा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर दूरी है, और अनुप्रवाह है तो अनुप्रवाह माने क्या x प्लस वाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर में आपका क्या लिखा हुआ है दूरी लिखा हुआ है, नीचे आपका क्या है चाल है, दूरी बटा चाल क्या होता है समय, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 के। ठीक है ना, और हमने जानबूझ करके ऊपर में दूरी रखा है और नीचे में क्या रखा है चाल, कि दूरी बटा चाल फॉर्मूला होता है क्या चीज़ का समय का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप x प्लस वाई ऊपर कर दीजिएगा 44 नीचे कर दीजिएगा, इस तरह से नहीं करेंगे, दूरी को ऊपर रखेंगे नीचे क्या रखेंगे चाल को रखेंगे। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि कुछ नहीं होगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिएगा समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर, ये आपका था स्थिति फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं स्थिति सेकंड में। तो दूसरी स्थिति में क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है कि वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, तो 40 किलोमीटर तो 40 बटा क्या हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह मैंने क्या हो जाएगा वही x माइनस वाई प्लस, तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में, तो 55 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुप्रवाह माने हो जाएगा x प्लस वाई। कितना समय लग रहा है तो 13 घंटा, तो बराबर हो गया 13। ये आपका हो गया समीकरण 2,
ये स्थिति पहला से, ये स्थिति दूसरा से। ठीक है, अब आपको पता है किस तरह के समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम x माइनस वाई या x प्लस वाई किसी को बराबर करेंगे, तो इसको सोल्व करके हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आएगा, उसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में हम गुना कर देते हैं 4 से, 30 चौके क्या हो जाएगा 120, और समीकरण 2 में गुना करते हैं 3 से, 40 × 120, 40 × 120 हो जाएगा, यहाँ पर 30 चौके 120, तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और दोनों का साइन सेम है, मैंने ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो घटाने पर लिखेंगे। तो पहले गुना करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2 से गुना करने के बाद 4 से गुना करेंगे तो 30 चौके 120 बटा हो गया x माइनस वाई, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 44 चौके कितना हो जाएगा, तो 176 हो जाएगा। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हो गया, और नीचे आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 10 चौके हो गया 40। 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटा x माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 55 तिया 165, नीचे हो जाएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई और 13 तिया 40 हो गया। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 176 बटा x प्लस वाई में से 165 बटा x प्लस वाई घटाना है आपको, तो जब 176 में से 165 को हम घटाएंगे तो 6 से 5 घटेगा तो क्या हो गया 1 हो गया, 7 से 6 घटेगा तो क्या हो गया 1 हो गया, और 1 में से घटेगा तो 0, और बटा में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो घटा के आपके पास आएगा 11 बटा x प्लस वाई, और 40 में से 39 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, बटा में कुछ नहीं आएगा तो बटा में क्या होगा 1। तो इस तरह से आपके पास प्राप्त होगा क्या कि x प्लस वाई का जो मान आपके पास आया वो कितना के बराबर है, तो 11 के बराबर है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई, 11 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 11, तो ये आपका हो गया समीकरण A। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर हम क्या रख देंगे 11 रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इससे होगा क्या कि 11 चौके 44 हो गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 30 बटा x माइनस वाई बराबर, और ये 4 इधर क्या है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा। फिर ये समझिएगा कि 44 था, x प्लस वाई के बदले हमने यहाँ पर क्या रख दिया 11, और बराबर में 10 था तो बराबर में हो गया 10, 11 चौके 44 हो गया, ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में से, 10 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर क्या हो गया 6, और आपको पता है कि 6 पंचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, क्रॉस गुना करेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5, ये आपके पास समीकरण हो गया B। इसको हम माने थे समीकरण A और समीकरण B हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में y क्या है बराबर है और प्लस माइनस में है, तो समीकरण A प्लस B से, A प्लस B से, तो आपके पास यहाँ पर होगा x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा 2x बराबर 16, तो x आपके पास आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समीकरण मान रख दीजिए A या B में, तो समीकरण A में x का मान रखने पर, तो समीकरण A आपका क्या है x प्लस वाई बराबर है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 11, तो आपके पास हो जाएगा y बराबर 11 माइनस 8, मतलब कि y का मान आपके पास क्या आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से y आपका क्या है, तो y आपके पास है, y किसको हम माने थे धारा की चाल, तो ये आपका आ गया धारा की चाल आ गया, और x आप किसको माने थे, तो x आप माने थे नाव की चाल को, तो ये आपका हो गया नाव की चाल। तो इस तरह से आपके पास प्राप्त हो गया कि नाव की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है, मतलब कि दिया हुआ कि दो व्यक्ति हैं जिनका आय का अगर अनुपात निकाला गया है कि प्रथम व्यक्ति का और दूसरा व्यक्ति का अनुपात अगर निकाला गया है तो 9:7 के अनुपात में वो लोग क्या करते हैं आय करते हैं, मतलब कि आय मतलब होता है इनकम, क्या होता है इनकम होता है, एवं उनके व्यय, तो व्यय माने होता है खर्च, इसको हम कहते हैं एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस हुआ है उसी को एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो उनके व्यय का जो अनुपात है, मतलब कि खर्च करने का जो अनुपात है कितना है 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचा
पाता है। तो बचा पाता है मतलब कि वो इसका क्या हो गया, ये सेविंग हो गया। क्या हो गया, ये हो गया सेविंग, माने कह सकते हैं कि ये बचत है। ठीक है, ये व्यय है, व्यय माने क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, माने खर्च जिसको कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। और आय माने होता है इनकम। क्या होता है, इनकम, के हम कितना कमा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचा पाता है, माने कि दोनों की बचत, दोनों का बचत क्या है, सेम ही है, क्योंकि दोनों अलग अलग अनुपात में क्या करता है, इनकम करता है, अलग अलग अनुपात में खर्च भी करता है। लेकिन जो दोनों का सेविंग है वो 2000 रुपये प्रति माह है, माने हर महीने 2000 रुपया क्या करता है वो लोग बचाता है। तो आपको बताना है कि उनकी मासिक आय क्या है, मतलब कि मासिक आय एक्चुअल में कितना है। मासिक आय मतलब क्या, कि मंथली इनकम एक्चुअल में वो कितना है, कि ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला जान लीजिए, कि फार्मूला कह सकते हैं कि एक फार्मूला आपका होता है क्या, कि बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर फार्मूला होता है आय माइनस व्यय। इसी को लिख सकते हैं क्या, कि बचत को हम लोग कहते हैं सेविंग। तो सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस में होता है एक्सपेंस, कि कितना हम खर्च करते हैं। ठीक ना, यही फार्मूला होता है 3 टर्म से। मान लीजिए कि बचत और आय आपको दिया है तो आप व्यय निकाल सकते हैं, आय और व्यय दिया है तो आप बचत निकाल सकते हैं, और बचत और आय दिया तो आप व्यय निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचत बात का हो रहा है, तो यहाँ पर हम बचत का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, कि आय माइनस व्यय, कि जितना आपका आय होगा, जितना इनकम होगा, उसमें से आप जितना खर्च कीजिएगा तो वही आपके पास क्या होगा, जो आपके पास शेष राशि होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अनुपात में बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसका मासिक आय का अनुपात x है और मासिक व्यय का अनुपात y है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कि माना कि दोनों व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात x तथा व्यय का अनुपात y। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पर, कि मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति के मासिक आय का अनुपात क्या है, अनुपात में क्वेश्चन है तो अनुपात यहाँ पर मान लीजिए x, ये मासिक आय का हो गया। क्या हो गया, मासिक आय का, और व्यय का जो अनुपात है वो आपका क्या है, y है, मैंने दोनों के खर्च करने का जो रेशियो है वो कितना है, y रेशियो, और ये कितना है, x रेशियो में है। ठीक है ना, इसलिए प्रश्न से तो आते हैं पहले व्यक्ति पर। ठीक है ना, तो पहले व्यक्ति का अगर यहाँ पर देखा जाए कि अनुपात आय का अनुपात कितना है, तो 9 है। कितना है, 9 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले व्यक्ति के की बचत हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बचत। तो पहले व्यक्ति की बचत, तो बचत बराबर यहाँ पर क्या होता है, आय माइनस व्यय। तो पहले आय हम देखते हैं, तो पहले व्यक्ति का यहाँ पर जो पहला हम मान लेते हैं, पहला का, ठीक है ना, पहला जो रेशियो पहला का मान लेते हैं, और बाद वाला का दूसरा मानेंगे। ठीक है ना, तो पहले का जो आय का अनुपात है वो कितना है, 9 है। कितना है, 9। तो 9 और आय का अनुपात हम एक्चुअली माने हैं कितना, x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 9x। तो ये क्या हो गया, 9x जो हो गया इसका क्या हो गया, मासिक आय हो गया। क्या हो गया, मासिक आय। और अगर हम बात करेंगे इसके खर्च का, तो इसका खर्च कितना है, तो इसका खर्च है 4:3 के, तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा इसका 4। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा y। क्या हो जाएगा, 4y। मतलब कि यहाँ पर 4 जो है क्या है, ये अनुपात में दिया है, यहाँ पर अनुपात हम क्या माने, y, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y। तो ये हो गया पहला व्यक्ति का क्या, आय, और ये हो गया पहला व्यक्ति का व्यय। आय माइनस व्यय किसके बराबर होता है, तो बचत के बराबर होता है। और इसका जो बचत है कितना है, तो बचत इसका होता है 2000, दोनों का 2000 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 बराबर 9x माइनस 4y। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9x माइनस 4y बराबर हो गया 2000। ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया पहले व्यक्ति का। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरे व्यक्ति का अगर हम बचत निकालेंगे कि बचत बराबर, तो इसी तरह से करेंगे क्या, आय माइनस व्यय। तो दूसरे व्यक्ति का जो आय का अनुपात है वो कितना है, 7 है, और यहाँ पर हम क्या माने हैं, x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x हो गया, और माइनस इसका जो व्यय का है वो कितना है, 3, तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या रेशियो माने हैं, y, तो हो जाएगा माइनस में 3y। ठीक है, और बचत इसको एक्चुअल में होता कितना है, ये तो डाटा यहाँ पर रेशियो में हो गया। ठीक ना, एक्चुअल में जिसका बचत है वो कितना है, 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 बराबर हो जाएगा 7x माइनस 3y। तो आपके पास ओवरऑल आएगा कि 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये आपके पास हो गया समीकरण
2। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो y यहाँ पर 4y है, यहाँ पर क्या है 3y है, तो इसमें अगर हम गुना करते हैं 3 से और इसमें हम गुना अगर करते हैं 4 से, तो y आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों का साइन सेम है तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 x हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12y और 2 तिया 6000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 चौके 28x माइनस 3 चौके 12y और 2 चौके 8000 हो गया। घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस में 28x प्लस में 27x, तो माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये माइनस में क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2000। तो x का वैल्यू आपके पास क्या प्राप्त हुआ 2000 प्राप्त हुआ। अब समीकरण कोई में मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है 9x माइनस में है 4y बराबर में क्या है 2000। यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना x का वैल्यू हो गया 2000 माइनस 4y बराबर में हो गया 2000। तो इस तरह से आपको मिलेगा कि 9 दूना 18000 हो गया, माइनस में हो गया 4y बराबर में हो गया 2000। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि 4y को उधर भेज दीजिए और 2000 को इधर ले आइए, तो 2000 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 में से 2000 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16000 और बराबर में उधर क्या हो जाएगा 4y। 4 से इसको कटेगा तो 4000 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 4000। ये क्या आ गया y बराबर 4000 आ गया। तो ये 4000 क्या आया, ये तो रेशियो आया है कि हम जो अनुपात माने थे वो रेशियो है, ठीक ना। एक्चुअल में यहाँ पर पूछ आपसे क्या रहा है कि उनकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय क्या है, तो पहला का जो मासिक आय वो क्या है 9x और दूसरा का जो क्या है वो आपका 7x है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः प्रथम व्यक्ति की मासिक आय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रथम व्यक्ति की जो मासिक आय वो आपका है 9x, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना x का वैल्यू आपके पास क्या आया है, तो x का वैल्यू आपके पास आया है 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000। तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18000, माने कि पहला जो आदमी था वो कितना इनकम करता था 18000 रुपीज। ठीक है ना। और दूसरे व्यक्ति का हम निकालेंगे, दूसरे व्यक्ति का क्या माने थे, तो दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर था 9x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर था 7x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा 14000 रुपया। ये दूसरा आदमी इतना कमाता था, उसका जो इनकम था 14000 था और पहला का जो इनकम था कितना था 18000 है। यहाँ आपसे खर्च का नहीं पूछ रहा है तो खर्च यहाँ पर हम नहीं निकालेंगे, जितना कह रहा है उतना ही करेंगे। तो मासिक का यहाँ पर कह रहा है तो मासिक का पहला का हो गया 18000, दूसरा का कितना हो गया 14000 हो गया। ठीक है।